हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे एस्टेट टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने दो मैराथन डाली हुई है, एक केमिस्ट्री की डाली हुई है और एक फिजिक्स की। तो बहुत सारे बच्चों का पहले का डाउट है, उसको बता देते हैं कि क्या वो मैराथन है वो एनएफ है। तो देखो, वैसे तो मैराथन क्लासेज है ना, वो किसके लिए होती है? रिवीजन के लिए होती है। और मुझे भी पता है कि मैराथन में की पॉइंट करवाए जाते हैं। लेकिन देखो, अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप बस मैराथन पे ही डिपेंड होते हैं, तो इसलिए मैंने जो पूरा जो सिलेबस है ना मैराथन में वो डाला हुआ है। अगर उस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से करते हो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और पीवाई की तो देखो आपने करने ही करने हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 30 से 32 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ओनली फिजिक्स केम ही हम कर रहे हैं ना, तो बायो तो आपने अपनी अकॉर्डिंग करनी है। तो वहाँ पे 30+ मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे, अगर वहां से आपने सारा अच्छे से किया है जो जो मैंने चैनल पे करवाया। और 11th क्लास की जो केमिस्ट्री, 11th 12th की जो केमिस्ट्री के रिपीटेड टॉपिक है वो भी मैंने करवाए हैं। 12th के फिजिक्स के जो आते हैं, 11th 12th के फिजिक्स के साथ में वो भी इंक्लूड है उसमें मैराथन में। और ये वाले है ना 11th 12th के जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, उनके लिए मैंने अलग क्लास डाली हुई है, तो वो भी विजिट करके आप देख सकते हो। बाकी फिजिक्स के साथ में ही डाले हुए हैं। तो अब है ना, एक एक यूनिट के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एक एक यूनिट के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक हमारा कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा। कंप्लीट केमिस्ट्री फिजिक्स तो देखो मैंने आपकी करवानी ही है ना। तो यहाँ से अब हम इस वाली वीडियो में 3 यूनिट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 3 यूनिट की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि पहले आप उन यूनिट को पढ़ के आओ। तो यहाँ पे इसको देखने से पहले आपने एक बार जो तीनों यूनिट का ओवरव्यू लेना है। अगर कहीं से पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं तो आप चैनल पे जाके वहां से देख सकते हो। डबल स्पीड में 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, 30 मिनट में हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी यूनिट यहाँ पे रहेगी मैटर इन अवर सराउंडिंग और सराउंडिंग। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट यहाँ से रहने वाली है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये वाली आपकी क्लास 9th की रहेगी, क्योंकि 6 7 8 का जितना पोर्शन था वो हम करके आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट आपकी रहेगी वो रहेगी एटम्स एंड मोलिक्यूल। तो ये वाली 3 यूनिट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। इन तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करके देखेंगे। और ये वाली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद से नहीं बनाए, क्योंकि खुद से बनाए कुछ नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सारा सिलेबस का ही पोर्शन हम रख के चलेंगे। यहाँ से आइडिया भी हो जाएगा ना हमारा लिया कंटेंट कितना आपके लिए हेल्पफुल है। तो जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर एंड क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। ऑप्शन मिलेंगे तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज ऐसे ही करवाऊंगी। बस ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए है। पहले आपने एक ही क्वेश्चन को वीडियो को पोज करके खुद से करके देखना, अदरवाइज तो फिर मैं करवाऊंगी। और देखना कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं तो अच्छी बात है, तो आपकी यूनिट है वो यहाँ से आप मान सकते हो कि आपको समझ आया है। अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपने वापस से जाना है और यूनिट को रिवाइज करके आना है। तो अब हम शुरू करते हैं। 3 यूनिट में आपके लिए लेके आई हूँ, यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो, सबसे पहले क्या है। अब कई बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। देखो, मुझे पता है कि बेसिक चीज है, लेकिन कई बार माइंड से ये भी स्किप हो जाती है, तो इतना टाइम मैं लेती नहीं हूँ। 1 घंटे से ज्यादा वीडियो तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो देखो क्या है। फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो इन वाले जो टेम्परेचर को है ना सेल्सियस स्केल में बदलो। तो ए के लिए अगर मैं ऑप्शन दूं तो आपके लिए हो जाएंगे 20, 40, 60 और 80। तो बदल के देख लेना, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। और बी वाले के लिए भी अगर ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो क्या हो जाएगा, 190। दूसरा हो जाएगा 297। उसके बाद हो जाएगा 197 और उसके बाद हो जाएगा 397। तो केल्विन को आपने सेल्सियस में बदलना है। तो ऐसे आपने बदल के बताना है कि कौन से वाले का ए का क्या आएगा, बी का क्या आएगा। एक बार आपने इस वीडियो को पॉज करके और फिर निकाल के देखना, ये तो बिल्कुल आसान है ना। तो हमें क्या पता होता है कि जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो 298 ऐड करेंगे। ठीक है। डिग्री से केल्विन में बदलेंगे ना तो 298 करें ऐड करेंगे। तो जस्ट अगर हमने इसका अपोजिट चाहिए कि केल्विन से सेल्सियस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 298 है वो माइनस कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे क्या है, 298 नहीं, सॉरी 273। बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। ये देखो, जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं ना तो हम ऐड करेंगे 273, और जब भी हम इसका उल्टा करेंगे तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से इसको हटाओ, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 273। तो इसको करेक्ट करना, 273 है वो हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो ऐड करेंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा। वो मुझे रूम टेम्परेचर याद आ गया 298। तो उसको जोड़ना, ये वाली चीज आपने 273 याद करना। तो यहाँ पे देखो 293 है।
तो 293 है, इसमें से हम 273 है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 20। तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 470 है, तो 470 में से आप 273 माइनस करोगे तो यहाँ पे आया 7। 18 में से 9 गया 7 और 3 में से गया 197, तो इसका आएगा 197 आंसर। और पहले वाले का आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो बस इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे इसका अपोजिट है। क्या है इसमें? इसमें है हमारे से डिग्री सेल्सियस से हमने किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो 273 में ऐड कर देंगे हम। तो हमने इसको जोड़ा तो ये हो जाएगा देखो 98। तो यही था जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है ना, हम बोलते 25 डिग्री सेल्सियस है। और 373 को बोलेंगे तो फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, 273 है वो ऐड करेंगे, 336 और 4 और ये हो जाएगा 646 केल्विन। तो ऐसे आप इनको बदल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। गिव रीजन्स फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है, आपको इनके रीजन देने हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एंड सॉलिड। कि जो नेप्थलीन बॉल है ना वो डिसअपीयर हो जाती है, तो ऐसा क्यों, किसकी वजह से होता है? तो ऐसा आपको ऑप्शन में देती हूँ एक बार। ऐसा होता है कंडेंसेशन की वजह से, सब्लिमेशन की वजह से, उसके बाद रहेगा डिफ्यूजन की वजह से, या आपका इवेपोरेशन की वजह से। तो जो आपकी नेफ्थलीन बॉल है ना वो क्या होती है, सॉलिड होती है। और वो सीधे किस में बदल जाती हैं, वो डिसअपियर हो जाती है। इट मीन्स क्या कि वो इवेपोराइज हो जाती है, मतलब वो किस सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाती हैं, वेपर्स में चेंज हो जाती हैं। तो अगर आपको इस प्रोसेस का नाम पता है कि सॉलिड से वेपर में बदलने को हम क्या बोलते हैं, तो आप बता पाओगे देखो इसको। अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। तो ये वाली यूनिट पहले आपने पढ़ के आनी, उसके बाद है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देखो। तो यहाँ से देखो, जब भी हमारे पास सॉलिड से वेपर चेंज होएगा तो उसको हम, उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जब भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या हो गया है, सॉलिड से लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड से गैस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेट हो गया, हम ऐसा बोलते हैं ना। और गैस से जब वापस से लिक्विड में बदलता है तो हम बोलते हैं कंडेंसेशन हो गया, वहां पे कंडेंस हो गया। और लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो हम बोलते हैं कि फ्रीजिंग हो गया। तो ये वाले सारे प्रोसेस हैं वो याद होने चाहिए। मेल्टिंग और ये जो इवेपोरेशन वाले प्रोसेस है ना, यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है। तो ये वाले जो प्रोसेस होते हैं वो कौन से होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आता है। और जो ये यहाँ पे फ्रीजिंग और कंडेंसेशन वाले होते हैं, ये कौन से होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं। तो इस वाली चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। तो हाँ, इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा सब्लिमेशन। उसके बाद देखो, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कि जो इसकी परफ्यूम की स्मेल है ना वो कुछ दूर पे बैठे भी हमें आ जा सकती है। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? तो यही 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। कंडेंसेशन की वजह से होता है, सब्लिमेशन की, डिफ्यूजन की वजह से, या इवेपोरेशन की वजह से। तो ये वाला प्रोसेस हमारा रहता है डिफ्यूजन की वजह से। तो इसका आपका सी आ जाएगा। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना वो हवा के साथ मिक्स होके हमारे नोज तक पहुंचते हैं। जो परफ्यूम के पार्टिकल है वो हवा के साथ डिफ्यूज होके हमारी नाक तक पहुंचेंगे। ऐसी सेम चीज, ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि हॉट कुक है, हॉट फूड है ना, उसकी स्मेल हमारे नाक तक ऐसे ही आ जाती है। लेकिन कोल्ड फूड अगर कहीं रखा है तो हमें नहीं आती ना उसकी स्मेल। और हॉट फूड जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसकी स्मेल आ जाती है। तो उसका भी रीजन क्या रहता है, डिफ्यूजन ही रहता है। तो इसका भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। आपके पास वाटर है, शुगर है और ऑक्सीजन है। तो मैं इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दे रही, आपने बताना है अपने अकॉर्डिंग, बताना है कि क्या रहेगा। तो हमें पता है ना सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसके बाद लिक्विड में होते हैं। अब गैस है, गैस तो देखो कहीं भी घूम सकती है, उनके पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। जिस भी वेजल में हम डालेंगे उसी की शेप है वो एक्वायर कर लेगी। तो गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे देखो शुगर क्या होता है, हमारे पास सॉलिड होता है तो सबसे पहले क्या आएगा, शुगर आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड होएगा। और गैस में तो फिर पार्टिकल्स में बिल्कुल भी बहुत नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमारा ऑर्डर ये रहेगा। तो सबसे पहले शुगर, और लिक्विड में क्या है, यहाँ पे वाटर है। और गैस में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये वाला आपका इसका ऑर्डर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5। क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपने बताना, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले है लिक्विड,
और सॉलिड। आपका फर्स्ट ऑप्शन ये है। उसके बाद सेकंड है आपका लिक्विड एंड गैस। थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे लिक्विड और डी ऑप्शन है आपका गैस। तो ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आपने आंसर देना, जल्दी से देना है वीडियो को पॉज करके। हमें इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर पे। तो देखो वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे जैसे हम पानी देखते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो पानी सीधा लिक्विड की फॉर्म में होता है ना जब रूम टेम्परेचर पे हम पानी को देखते हैं। तो अगर बात रूम टेम्परेचर की आती है तो क्या होएगा, लिक्विड सॉलिड होएगा, लिक्विड गैस के फॉर्म में होएगा, लिक्विड की फॉर्म में होएगा, गैस की फॉर्म में होएगा। तो जब बात 25 डिग्री सेल्सियस की आती है ना, तो जो हमारा पानी है वो किस फॉर्म में होएगा, लिक्विड फॉर्म में होएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें बताना है, हमें पता, आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस आएगा इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है ना वो फ्रीज होना स्टार्ट हो चुका होगा। फ्रीज होना स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी सारा पानी है हमारा वो फ्रीज ही हो चुका हो, होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना हमें पता है। तो अगर वो फ्रीज होना स्टार्ट होएगा ना, तो वाटर किस किस फॉर्म में होएगा, फिर एक तो लिक्विड फॉर्म में होएगा कि वो अभी तो लिक्विड था, और फ्रीज होना स्टार्ट हुआ तो मीन्स उसकी कुछ जो अमाउंट है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो जाएगी। तो एक तो सॉलिड फॉर्म में होएगा और एक लिक्विड फॉर्म में होएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आपके क्या रहेगा, सॉलिड और लिक्विड रहेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर होएगा, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वाटर है वो हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब वो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है, तो मीन्स क्या है कि जो वाटर है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, उसकी वेपर्स में चेंज होना शुरू हो चुका है। वाटर के बॉईल होने का मतलब क्या है कि जो वाटर हमने लिया है वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो वाटर, कुछ वाटर है वो वेपर्स में चेंज हो गया होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कि सारा ही पानी वेपर्स में चेंज हो गया होगा, या कितना हुआ है नहीं बता पाएंगे। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा, या तो लिक्विड होगा या तो गैस की फॉर्म में होगा। तो सी के लिए हमारा क्या आएगा, लिक्विड एंड गैस। तो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इस पे क्या हो जाएगा, सॉलिड होएगा या लिक्विड होएगा। 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर है, तो इस पे ओनली क्या होएगा, लिक्विड होएगा। तो आपका ए का ऑप्शन ये आ जाएगा, और बी का क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड सॉलिड रहेगा, तो बी का ये आ जाएगा, और सी का आ जाएगा ये। तो ऐसे आपने इसको बस करना था। ठीक है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं वैसे तो ये, लेकिन फिर भी रिवीजन करने में क्या ही जाता है। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। आपने 2 रीजन देने हैं जस्टिफाई के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो यहाँ से देखो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है। रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हमें बताना है कि ये क्यों होता है ऐसा। देखो अब 25 डिग्री सेल्सियस हमें पता है वो लिक्विड होता है इस पे, लेकिन अगर उसको सॉलिड होना पड़ा तो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तभी हम उसकी गैसियस फॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है ना, तो ये वाला जो टेम्परेचर है इसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से तो ज्यादा है, और इसके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम है। तो इसीलिए क्या होता है, ये ना तो सॉलिड में होता ना गैसियस में होता, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। उसके बाद देखो सिक्स का भी, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास आयरन की अलमारी होती है ना वो सॉलिड होती है, हमने देखा होता है क्यों, क्यों वो लिक्विड नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, देखो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप जब मेल्टिंग पॉइंट देखोगे ना, अब लिक्विड फॉर्म में तो ये तभी आएगी ना जब इसका मेल्टिंग पॉइंट हम देखेंगे। तो अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे एल्मीरा का, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत कहीं ज्यादा होता है। तो इसीलिए वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती, तो वो मेल्ट भी नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि वो क्या होगा, हमारे पास सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वाई इज आइस 27 to 73 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। अगर हमारे पास आइस है 273 केल्विन पर और सेम टेम्परेचर पे हमारे पास वाटर है, तो जो आइस है ना वो ज्यादा ठंडा करेगी, कूलिंग है वो आइस ज्यादा देगी बजाय कि किसके, वाटर के। ऐसा क्यों होता है, तो आपने बताना है यहाँ से।
तो देखो यहाँ से क्या हुआ, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ज्यादा होगा, मीन्स कौन सा ज्यादा कूलिंग देगा, आइस देगी या वाटर देगी। तो यहाँ पे आइस देगी कूलिंग, हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पे आइस के पार्टिकल है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो हमने दोनों को हीट दी है नीचे से, ठीक है। जब हमने दोनों को नीचे से हीट दी है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जब भी यहाँ पे हम हीट देंगे तो जो ये लिक्विड है वो क्या होना चाहेगा, बॉईल होना शुरू कर देगा। लेकिन यही केस जब हम आइस के केस में देखेंगे, तो ये वाला सॉलिड है वो पहले क्या होगा, इस सॉलिड के बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि लिक्विड के बीच में इतने नहीं थे। तो पहले जितनी भी हीट हम देंगे ना, तो वो क्या करेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में है उसको ब्रेक करेगी। उसके बाद वाली हीट है, बाद वाली जो हीट होएगी ना, बाद में वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक तो वो कूल ही रहेगा ना, जब तक हम हीट देते रहेंगे, जब तक इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल के बीच में है वो ब्रेक नहीं होंगे, तो जो हमारी आइस है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज है वो नहीं आएगा जब तक उसके वो नहीं होंगे। जब वो ब्रेक हो जाएंगे, जब ये पहले लिक्विड में स्टार्ट बदलना होगा, उसके बाद ये वेपर्स में चेंज होगा, लेकिन ये डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये ज्यादा जल्दी हीट दे देगा, लेकिन इसमें कूलिंग ज्यादा टाइम तक रहेगी। तो अब जो हमने हीट दी है ना, जो हीट हमने दी है, जो हीट किस में यूज हुई है, टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हीट यूज हुई है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। मीन्स क्या, छिपी हुई हीट। लेटेंट हीट किसको बोलेंगे, छिपी हुई। छिपी हुई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखो छिपने का मतलब क्या है, कि वो हमें दिखाई नहीं देती, हमने हीट दी है, वहां से अंदर से जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो रही है। बाकी ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये आता है कि जो टेम्परेचर है ना वो आइस का, जैसे हम आइस को हीट करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज, हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो हीट है ना वो पहले किस में यूज होएगी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होएगी, बाद वाली हीट है वो यूज होएगी उसको हीट देने में। तो इसलिए हमें आइस कूलिंग ज्यादा देती है बजाय की पानी के। और हीट अगर हम देते हैं ना, तो पानी ज्यादा जल्दी बॉईल हो जाता है, आइस इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हीट लगती है। वट प्रोड्यूस, उसके बाद क्वेश्चन 8 देखो, वट प्रोड्यूस मोर सिवर ब्रन्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से कौन सा ज्यादा जलेगा, मीन्स कौन सा ज्यादा जलन है वो देगा। तो अब यहाँ से देखो जलन, जलन कौन सा देगा, तो जैसे केस हमने लिया अभी वाटर और आइस का, है ना। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, एक तो बॉइलिंग वाटर है और एक क्या है, स्टीम है। तो स्टीम क्या है, यहाँ से देखो स्टीम क्या क्या होगा, स्टीम में ज्यादा जलन होगी, भाप में ज्यादा जलन होगी बगाए की बॉइलिंग की। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे यहाँ से है ना, बॉइलिंग में क्या होगा कि बॉइल हो रहा है, तो जब बात पानी और गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है ना, या यहाँ पे बात किसकी थी, जब हमने आइस का और वाटर का केस लिया था, तो बात थी सॉलिड और लिक्विड की। अब जब हमने यहाँ का केस लिया है तो बात किसकी है, लिक्विड और गैस की। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। अब लिक्विड में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जितना कि यहाँ पे गैस में होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस की बजाय क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से यही देखा था ना हमने कि सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो जब सॉलिड लिक्विड का केस लिया तो हमने देख लिया कि आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बजाय की लिक्विड के ज्यादा था। अब यही सेम चीज हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है और गैस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होगा बजाय की गैस के। तो यहाँ पे जो हम हीट देंगे ना, तो वो क्या होगी, पहले लिक्विड का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसमें यूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हीट होएगी वो क्या होगी, सिंपल वो गैस के फॉर्म में जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए जो हमें ये होता है ना, स्टीम होता है वो ज्यादा हीट देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट है वो ज्यादा होती है। इसमें जो लेटेंट हीट है इसमें वो क्या होगा, ब्रेक करने में क्या लगेगी, ज्यादा ब्रेक करने में चली जाएगी। तो ये केस ऐसे ऐसे आप दोनों साथ में जोड़ के भी देख सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन 9, नेम ए बी सी डी ई एफ फ्लोइंग इन दिस डायग्राम। तो आपने इनका नाम बताना है। देखो जब हम सॉलिड से लिक्विड, आपने खुद से लिख के देखने हैं पहले इस वीडियो को पॉज करके। तो देखो ए से बी क्या, सॉलिड से हमने लिक्विड में बदला है, तो सॉलिड से आप जब भी लिक्विड में बदलोगे तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि मेल्ट हो गया, मेल्टिंग बोल दो या तो फ्यूजन बोल दो। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है कि लिक्विड से आपका गैस में बदलेगा तो बी हो गया, लिक्विड से जब भी गैस में बदलेगा या तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं हम, या इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो सी प्रोसेस का नाम क्या है, यहाँ पे डी है ना, इधर डी को देखते हैं पहले। लिक्विड से सॉलिड में बदला है, तो लिक्विड से जब भी
सॉलिड में बदलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो गया, सॉलिड बन गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि गैस से लिक्विड में बदला है तो सी वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलेगा या तो गैस से सॉलिड में बदलेगा, तो इस दोनों प्रोसेस को हम एक ही नाम दे देते हैं, वो क्या होता है, सब्लिमेशन। तो इन वाले प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है और नीचे वाले प्रोसेस में हमें हीट मिलती है, तो यहाँ से हम इनको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक बोलते हैं। तो ये सारा चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक यूनिट मेरे ख्याल से हमारी हो गई है। हाँ, एक यूनिट यहाँ पे हमारी हो चुकी है क्लास 9 की, जो थी मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड यूनिट पे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। अगर ये वाली चीजें आपकी आती आ रही है ना, ये चीजें आपको, तो मान लो कि आपको सिलेबस है वो समझ आ गया। अगर ये वाली चीज आपको नहीं आ रही तो इट मीन्स क्या, आपको रिविजन की आवश्यकता है अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। देखो, which separation techniques will you apply for the separation of following। तो इनके सेपरेशन के लिए आप कौन सी टेक्निक अपनाओगे। तो यहाँ पे एक बार मैं सारी टेक्निक लिख देती हूँ जो जो हमने अब तक पढ़ के आए थे ना यूनिट में। आपने पहले पढ़ के आना है, ये वाली तो मैंने ऑन बोर्ड वीडियो करवाई हुई है। तो एक एक प्रोसेस का यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ। सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन क्या होता है, जब हमारे पास सॉलिड है वो सीधा ही गैस में बदल जाए। इवेपोरेशन हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन, पढ़ा था यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ था कि हम सेपरेटिंग फनल पढ़ा था, कि सेपरेटिंग फनल से हम कैसे चीजें को अलग करेंगे, कैसे दो लिक्विड हैं उनको अलग करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था। सिक्स्थ है आपको विनोविंग पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन पढ़ा था। उसके बाद एक प्रोसेस पढ़ा था हमने, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था। बाकी क्वेश्चन में जब भी आएगा मैं बता दूंगी साथ में। फिलहाल आप ये देखो, ये वाले हमने पढ़े थे। तो चलो देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। कि सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या है, आपने देखना है कि आप क्या कौन सा आंसर लगाओगे और उसमें मिलाना है। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। आपने सोडियम क्लोराइड लेना है, एक वाटर का वेजल है और उसमें सोडियम क्लोराइड हमने NaCl साल्ट हमने मिलाया हुआ है, और वहां से आपको अलग करना है NaCl। तो कैसे करोगे आप, जैसे हम समुद्र से पानी लेते हैं, तो ये वाले प्रोसेस है। आपने एक बार सोचना है और फिर इसका आंसर देना। तो कैसे करेंगे, हम नीचे से हीट देंगे, जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो नमक है वो हमें मिल जाएगा। तो इट मीन्स क्या, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो फर्स्ट का हमारे पास आ गया 2। तो ऐसे आपने इसको करना था। फर्स्ट का क्या आया 2। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। देखो सेकंड में क्या है, एमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड। तो एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे वो हमारे पास क्या है, NH4Cl है। एमोनियम क्लोराइड है और जहाँ से सोडियम क्लोराइड है, ऐसा मिक्सचर हमारे पास है। तो हमने क्या बताना है यहाँ से कि इनको अलग कैसे करेंगे हम। तो आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जो एमोनियम क्लोराइड है ना, वो हमारे पास क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की। क्या, कि वो सीधा सॉलिड से किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। तो अगर हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर हमने इनको थोड़ी सी भी हीट दी है तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये वाला जो है ना, ये एमोनियम क्लोराइड, वो सीधा किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये अलग हो गया और जो ये सोडियम क्लोराइड है वो अलग हो गया। तो इस वाले मेथड का क्या नाम हो जाएगा, सब्लिमेशन। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आया, सेकंड का मेथड का आंसर आया 1। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसको रेज करते हैं। देखो, स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन एन इंजन ऑयल। हमारे पास इंजन का ऑयल है और उसमें अगर मेटल है तो हमारे पास क्या होगा, मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना कि देखो यहाँ पे मेटल क्या है, हमारे पास स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल है इंजन ऑयल में। तो ऑयल और मेटल है, तो वैसे तो देखो हम हाथ से निकाले, लेकिन क्या पता हमारे से सारी जो मेटल है वो ना निकले, पीसेज थोड़े से स्मॉल हो। तो इस वाले मेथड को हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक फनल ली है और यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया है, तो यहाँ से जब हम इसमें से इसको छानेंगे ना, तो हमें ऑयल तो नीचे मिल जाएगा, और जो फिल्टर पेपर पे जो ये थे ना मेटल वाले थे, ये क्या हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे। तो इस वाले मेथड का हमने क्या नाम दिया था, फिल्ट्रेशन दिया था। तो अगर मैंने लिखा है तो सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
किससे? फिल्ट्रेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट देखो, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पैटर्न। तो यहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा था कि अलग अलग पिगमेंट अगर हमें निकालने तो क्या था, क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेंसिल से निशान लगाते हैं और जो जिससे भी हमने निकालना है ना वहां से हम उसकी यहाँ पे बूंद लगाएंगे और इसको पानी में डालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जिस जहाँ पे इसकी एब्जॉर्बिंग पावर होगी ना पानी के साथ घुल के, तो वहां पे हमें ऐसे धब्बे दिखेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि कौन से पिगमेंट है उनकी एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये वाली टेक्निक का नाम था क्रोमेटोग्राफी, अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर मैंने लिखा तो सही है नहीं तो यहाँ पे लिख दूंगी। तो 8 टेक्निक है हमारे पास, टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, तो इसका हो जाएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बटर फ्रॉम कर्ड। तो ये तो हमारे घरों में भी हम निकालते हैं ना, तो बटर फ्रॉम कर्ड है, वो कैसे निकालते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल कैसे होगा, जैसे यहाँ पे मैं, मेरे पास क्या है, वाटर है और ऑयल है, तो हमें पता है कि ऑयल की डेंसिटी होती है वो कम होती है किससे, पानी से। तो यहाँ पे मैंने ना वो मैराथन ली ना, उसमें ये वाली चीज मैंने उल्टी बोल दी, वहां पे भी सेम केस था, तो उसको भी करेक्ट कर लेना। वहां पे मैंने कमेंट को पिन भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज वापस से देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी होती है वो कम होती है बजाय की वाटर के, और जिसकी भी डेंसिटी कम होती है वो क्या होगा, फ्लोट होगा। अगर डेंसिटी हमारी वाटर से ज्यादा हो तो वो सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो ऑयल है ना वो यहाँ पे ऊपर होएगा ऐसे, और जो वाटर है वो नीचे होएगा। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटिंग फनल में निकालेंगे। जैसे ऐसी एक फनल आती है, जिसमें लिखने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी सेपरेटिंग फनल आती है। तो जब हमने इसमें डाला तो क्या होगा, हमारे पास ऑयल है, ऑयल को अगर मैं ब्लू से दिखाऊंगी और पानी को मैं रेड से दिखाऊंगी तो वो तो ऊपर है ऑयल, तो और ये रेड नीचे है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे यहाँ पे एक वो लगी होती है कोर्क, जिससे हम बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं, नीचे एक वेजल लगी होती है। तो हम इस कोर्क को हटा देंगे तो ये पानी आ जाएगा, फिर वापस से बंद कर देंगे तो इस बीकर को हटा देंगे, अगले वाला बीकर लेके आएंगे और वापस से कोर्क को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा। तो इस वाले कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या होता है, सेपरेटिंग फनल। तो ये हो जाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, तो हमको सबको पता होता है कि टी लीव्स को हम कैसे निकालेंगे, फिल्ट्रेशन से निकाल देंगे, स्ट्रेनर की हेल्प से निकालते हैं ना, तो हमारा फिल्ट्रेशन लिख सकते हो। आयरन पिन फ्रॉम सैंड। तो आयरन की पिन है, हमें पता है कि आयरन का क्या होता है कि मैग्नेट से हम उसको चिपका सकते हैं। अगर मिट्टी में आयरन की पिन है वैसे हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर मैग्नेट उसके ऊपर वो घुमाएंगे ना तो आयरन पिन है उस पर चिपक जाएगी, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। व्हीट ग्रीन फ्रॉम हस्क। तो व्हीट ग्रीन फ्रॉम हस्क को हम कैसे करते थे कि जो अनाज नहीं है, जैसे हम घरों में आटा पीसने से पहले उसको बरसाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। तो उसको हवा की हेल्प से बरसाएंगे तो जैसे उसका नाम क्या हो जाएगा, विनोविंग हो जाएगा। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस देखा था, क्या क्या था, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। उसमें क्या होता था कि जब जैसे हमारे पास ये मड के पार्टिकल, कीचड़ के पार्टिकल है, उसको हमने कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो जो कीचड़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पानी ऊपर आएगा। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। और आगे नेक्स्ट वाला काम होएगा क्या, कि इस वाले प्रोसेस में पानी को अलग करना और कीचड़ को अलग, जैसे यहाँ पे नीचे बैठ गए तो इसको उठा के हम दूसरे बीकर में डाल सकते हैं पानी, पानी को, और जो मिट्टी आएगी तो तब उसको बंद कर देंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन, तो इसका हो जाएगा 7। तो ये सारे प्रोसेस आपको आने चाहिए, क्या पता कहाँ पे कैसे पूछ ले। ठीक है, तो मैंने ये सारे बता दिए, वापस से अगर रिवीजन करना है तो इसको वापस से रिपीट करके आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट द स्टेप यू यूज टू मेकिंग टी। तो टी है वो हमें बनानी है, तो ये वाले वर्ड आपको यूज करने, सोल्यूट, सोलवेंट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। तो देखो यहाँ से क्या है, ये वाला क्वेश्चन है ना, बताने का तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने यहाँ पे साथ ही ले लिया ये, क्योंकि यहाँ से आपको दो तीन चीजें पता चलेंगी। देखो हमारे पास होता सोल्यूट और सोलवेंट। जब हम सोल्यूट में सोलवेंट मिलाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा,
सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे? आपने देखा ना, हम जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं, तो जो हमारे पास चीनी जो बाहर से, कैसे याद रखोगे आप, जो बाहर से हम ऐड करेंगे वो क्या होता है? सोल्यूट। और जिसमें ऐड करेंगे जैसे वाटर था वो क्या हो जाएगा? सोलवेंट। और दोनों ही मिला के क्या बना देंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन बना देंगे। तो ये चीजें होती है, ठीक है, सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ से क्या है? डिजोल, कि वहां पे घुलना बोलते हैं। सोल्यूबल जो कम्प्लीटली है वो डिजोल हो जाएंगे, इनसोल्यूबल जो कम्प्लीटली है वो डिजोल नहीं होंगे। उसके बाद क्या है? फिल्ट्रेट और रेजिड्यू। जैसे है ना, हमने कोई भी चीज फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या की है? फिल्टर की है, या किसी भी मेथड से उसको फिल्टर किया है, तो जो मटेरियल हमारे ऊपर की साइड बचेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। देखो, जो हम हमारे काम की चीज होएगी ना, जो काम की चीज होएगी उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो हमने फिल्टर करके निकाला है। और जो बचेगा, जो मटेरियल हमारे पास अलग बचेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सोल्यूट हो गया, जो बाहर से ऐड करेंगे अमाउंट भी कम होएगी बजाय कि सोलवेंट के। सोलवेंट हो गया जिसमें हम सोल्यूट को ऐड करेंगे, दोनों के मिलाने से वहां पे हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। उसके बाद क्या था कि जो डिजोल, कम्प्लीटली डिजोल हो जाएंगे, सोल्यूबल जैसे चीनी हो गई। इनसोल्यूबल जैसे मिट्टी डाल दें हम पानी में, वो कम्प्लीटली डिजोल नहीं होती। फिल्ट्रेट क्या होता है? जो हमने फिल्टर करके जो निकाला है ना, जो हमारे को यूज करने वाला सब्सटेंस है। रेजिड्यू है जो हमारा बचा हुआ सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया है? कि टी बनानी है और सारे प्रोसेस को यहाँ पे यूज करो। तो कैसे कर सकते हो आप इसको? एक बार बता ही देती हूँ। देखो, कुछ नहीं करना। तो सारे अक्षर हमने यहाँ पे करने हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि सोलवेंट, पहले सबसे पहले हमने ले लिया भाई सोलवेंट, वो क्या है? वाटर है। तो एक वर्ड हमारा यूज हो गया है, क्या? सोलवेंट। उसके बाद सेकंड हमने ले लिया सोल्यूट। सोल्यूट हम डालते हैं तो देखो, सबकी अपनी चाय बनाने की आदत, कोई चीनी पहले डाल देता है, बाद में पत्ती डालता है ना, वो कुछ टाइम के बाद डालता है, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, साथ में ही डाल देते हैं। तो मैं साथ में लेके चलूंगी। तो हमने डाला यहाँ पे शुगर, और यहाँ पे हमने डाला टी लीव्स। तो जो शुगर है वो क्या है? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? सोल्यूबल है। और टी लीव्स है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होंगी, तो ये क्या है हमारे पास? इनसोल्यूबल है। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूबल हो गया, इनसोल्यूबल हो गया। डिजोल्व का मतलब हमें पता चल गया, जो कम्प्लीटली डिजोल्व होगा तो वो सोल्यूबल हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो ये वाली सारी चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। सोल्यूट हो गया, सोलवेंट हमारे पास हो गई, और इन दोनों को, इन सबको हमने मिलाया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया। जैसे हमारी चाय बन चुकी है अब। तो अब सोल्यूशन मिल गया, तो अब हम, ये सोल्यूशन वाला वर्ड भी हमारा हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद क्या है कि जब हम इसको फिल्टर करते हैं, तो जो हमारे पास पत्ती नहीं बचती, जो पत्ती हम छानते हैं, तो उस वो क्या हो गया हमारे पास? रेजिड्यू। और जो नीचे नीचे जो चाय हम पीते हैं फिर, वो क्या हो गया हमारे पास? फिल्ट्रेट। तो सारे वर्ड है हमने यहाँ पे यूज करके आपको सिखा दिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या है? प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो प्रज्ञा ने क्या किया है ना, 3 जो सब्सटेंस है उनकी अलग अलग टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी को चेक किया है, और कलेक्ट किया है डाटा का, कितने ग्राम में? 100 ग्राम में कलेक्ट किया है। तो ये वाला डाटा आपको दिया गया है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन देखने हमने। तो व्हाट मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट, तो पोटासियम नाइट्रेट है यहाँ पे, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन। तो 313 केल्विन है, चाहिए हमें पोटासियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमें चाहिए 62 ग्राम वाला। लेकिन ये वाली दी गई है ना, ये कितने में दी गई है? 100 ग्राम में दी गई है सारी चीज। तो 100 ग्राम में है, वो कितनी है इसकी सोल्युबिलिटी? वो 62 ग्राम है ना। 100 ग्राम में कितनी है? 62 ग्राम है। अगर हम वन की यूनिटी मेथड से करें तो ये क्या हो जाएगा? 62/100। लेकिन हमें बतानी कितनी है? 50 ग्राम ऑफ वाटर में बतानी है, तो बता देंगे। यहाँ पे 1 में इतनी हो गई, 50 में क्या हो जाएगी? 62 100 और डिवाइड बाई 50, यही हो जाएगा ना। तो ये 50 से ये कैंसिल 2, और ये हो जाएगा 31 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 31 ग्राम। तो ऐसे आपने इसको बताना था। 100 ग्राम की हमें दी गई है, 1 यूनिट मेथड से निकाल दिया, 50 में बतानी है तो सिंपल हमने यूनिट मेथड से उनको निकाल दिया। उसके बाद भी देखो, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड इन वाटर। तो प्रज्ञा ने क्या किया? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, किसका? पोटासियम क्लोराइड का, और लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर।
और उस वाले सॉल्यूशन को उसने रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए छोड़ दिया। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्ड? तो उसने क्या किया, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका होगा। डिजोल्व करने के बाद उसने क्या किया है, उसको लीव किया है ऐसे ही। तो जब उसने उसको ऐसे ही लीव किया तो उसको कुछ टाइम के बाद क्या देखेंगे, क्रिस्टल दिखेंगे। ये वाला प्रोसेस भी हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन में। तो ये उसको क्या मिलेंगे, फिर क्रिस्टल मिलेंगे यहाँ से। उसके बाद क्या है, find the solubility of each salt and 293 Kelvin which it has हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी। तो 293 केल्विन पे ढूंढो। तो यहाँ पे देखो हर साल्ट की सोल्यूबिलिटी 293 केल्विन पे है, ये वाली है 293 पे, ये वाली है। तो हमने बताना हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी किसकी होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कौन डिजोल्व हुआ है, 37, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी किसकी रहेगी, अमोनियम क्लोराइड की रहेगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। वट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट? तो जो सोल्युबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो देखो कैसे समझ सकते हैं, सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। जैसे मैंने पानी में चीनी मिलाई, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चीनी है वो डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको गर्म करोगे ना और फिर वापस से डिजोल्व होगा तो चीनी डिजोल्व हो जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है कि जो उसकी सोल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से आपके आंसर भी हो गए हैं। उसके बाद देखो एग्जांपल आपने देने हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, प्योर सब्सटेंस के, कोलोइड के, सस्पेंशन के। तो हो ये एज्यूम करूं क्या मैं, जो आप है इसको निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो देखो देख ही लेते हैं ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि जब हमारा सॉल्यूशन है ना, जो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं हम, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है ना, देखो जैसे मैंने डाला पानी में चीनी डाली है तो वो डिजोल्व हो गई, फिर से डाली फिर भी डिजोल्व हो गई, फिर से डाली डिजोल्व हो गई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जो चीनी है वो डिजोल्व नहीं होगी। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि नो मोर सोल्यूट इज एडिड, कि उसके बाद सोल्यूट है वो एडिड नहीं, नो मोर सोल्यूट इज डिजोल्व, कि उसके बाद और सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं होएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है कि जिसमें एक सब्सटेंस भी हो सकता है या एक से ज्यादा सब्सटेंस भी होते हैं, लेकिन जो भी सब्सटेंस होंगे वो सेम एटम्स के होंगे। इसमें प्योर सब्सटेंस में ही हम कंपाउंड को भी काउंट करते हैं। उसके बाद कोलोइड क्या हो गया, कोलोइड के क्या होता है, कोलोइड देखो हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक था सॉल्यूशन, ये वाली चीज आप चैप्टर पढ़ोगे ना, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। उसके बाद था क्या, कोलोइड और सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज था ना वो बिल्कुल स्मॉल था, और इसका क्या था, मीडियम था, और इसके पार्टिकल्स का साइज क्या था, लार्ज था। तो कोलोइड का एग्जांपल में आप ले सकते हो, ब्लड ले लो या तो मिल्क होता है, वो भी कोलोइड का एग्जांपल होता है। तो ब्लड या मिल्क, मिल्क आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद सस्पेंशन है, सस्पेंशन होता है लार्ज पार्टिकल, कैसे, जैसे मैंने पानी में मिट्टी मिला दी, तो पानी में अगर मैंने मिट्टी मिलाई है ना, मिट्टी मिलाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो मिट्टी के पार्टिकल सस्पेंड नहीं हुए तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप या तो मिट्टी मिला दो या चौक भी अगर आप मिलाओगे तो वो भी कम्प्लीटली डिसोल्व नहीं होगा, उसके पार्टिकल आपको पानी में थोड़े सस्पेंड हुए दिखेंगे, तो उस वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आपने बताना, देखो यहाँ तो आप खुद बताओगे पहले, सोडा वाटर गिवन है, वुड गिवन है, एयर गिवन है, सोयल गिवन है, विनेगर, फिल्टर टी। तो होमोजेनियस मिक्सचर कहाँ कैसा होता है, जहाँ पे कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए, यहाँ पे हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा हमारा सोल्यूट है। नॉर्मल आपको बता रही हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, हम देख के बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पानी में चीनी मिलाई तो वो कंप्लीट डिजोल्व हो गई, यहाँ से आप चम्मच ले उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, तो उसका पूरा टेस्ट है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैंने पानी में मिट्टी मिलाई है, तो पानी में अगर मैंने मिट्टी मिलाई ना, तो फिर वहां पे कहीं पे ज्यादा डिजोल्व होगी, कहीं पे कम डिजोल्व होगी, तो इस वाले मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये वाले सब्सटेंस आपको दिए गए हैं, सोडा वाटर, वुड, एयर, ऑयल, विनेगर, फिल्टर टी। तो पहले आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि कौन सा क्या होता है। तो यहाँ से देखो सोडा वाटर अगर हम बनाते हैं तो वहां पे हम पहचान पाते हैं क्या, कौन सा जो सब्सटेंस है वो कितना, नहीं पहचान पाते। तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, कि जिसको हम पहचान नहीं पाते। जैसे हमने पानी में चीनी मिलाई तो हम क्या बता सकते थे कि अगर मैं आपको पानी में चीनी मिला के दे दूं तो क्या आप बिना पिए या बिना टेस्ट के आप बता पाओगे, नहीं, कि कितनी चीनी उसमें है नहीं। ऐसा ही सोडा वाटर में हम नहीं बता सकते ना, अलग अलग सब्सटेंस मिले होते हैं लेकिन नहीं बता पाते। तो इसलिए जो हमारा सोडा वाटर है वो किस में जाएगा, होमोजीनियस, यहाँ पे लिखो। तो क्या हो जाएगा, सोडा वाटर जाएगा होमोजीनियस में।
उसके बाद वुड देखो, वुड में हम देखेंगे ना तो सारे वुड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक जैसे नहीं होते, किसी जगह पे आपको कहीं किसी दिखेंगे, किसी जगह पे अलग दिखेंगे, तो वुड क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। उसके बाद एयर है, हवा हमारे चारों तरफ है, तो क्या आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे ये वाली गैस है, नहीं बता सकते। तो ये किस में जाएगी हमारे पास, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर में जाती है, कई जगह हेट्रोजीनियस दे देते हैं लेकिन एयर हमारी होमोजीनियस मिक्सचर में ही जाएगी। उसके बाद क्या है, सोइल, अब मिट्टी है, वहां पे भी जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, सेम जगह पे सेम मिट्टी हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे सेम है तो वहां पे भी 10 जगह पे मीन्स 10 फुट पे भी वो सेम होएगी, ऐसे नहीं है ना। मिट्टी अगर हमें एक मुट्ठी हमने मिट्टी की उठाई है तो वहां पे सारी मिट्टी के पार्टिकल्स है ना वो सेम होंगे, हम नहीं बता सकते ना। अलग मिट्टी का कलर भी देख सकते हैं या वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे तो भी अलग हो जाएगी। लेकिन जैसे नींबू पानी, वहां से आप एक या एक गिलास लोगे या जो भी लोगे ना तो एक स्पून लोगे तो वो सारी सेम रहेगी। तो इसलिए जो सोइल होती है वो भी क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। विनेगर का सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये भी होमोजीनियस सॉल्यूशन ही होता है। फिल्टर टी, अब मैंने चाय बना दी और वो चाय हम पीते हैं ना तो उसमें चीनी मिली होती है, उसमें दूध मिला होता है, क्या आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे चाय आप, अगर हमने पूरी चाय बनाई, चाहे हमने एक जग बनाया या कुछ भी बनाया, तो लेकिन उसमें सारे का टेस्ट है वो आपको सेम मिलेगा, ये नहीं मिलेगा ना। एक जगह पे आपको खट्टी मिल गई या एक जगह पे ज्यादा मीठी मिल गई, एक जगह पे कड़वी मिल गई, तो ये भी क्या होता है हमारे पास, फिल्टर्ड टी भी क्या होता है, होमोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। तो ये होमोजीनियस वुड और जो सोयल है वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। तो बस यही चीज देखनी थी। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, अगर आपके पास कोई भी कलरलेस लिक्विड गिवन है तो आपने देख के बताना है कि वो प्योर है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे। तो कैसे बताएंगे हम उसको, ऐसे बता सकते हैं कि हम उसको देखेंगे उबाल के, कि अगर हमारे पास, हमें पता है कि जो अगर हमारा वाटर होता ना, प्योर वाटर होता तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमें जो लिक्विड किया गया है अगर वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है तो हम बता देंगे कि प्योर है वो, क्योंकि जो प्योर सबस्टांस होते हैं ना उनके फिक्स्ड क्या होते हैं, प्योर सबस्टेंस है वो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सबस्टांस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, तो इसीलिए अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल हो जाता है तो हम बोल देंगे वाटर है, अदरवाइज वो वाटर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ प्योर सबस्टांस, तो पहले लगाओ अपने हिसाब से इसका आइडिया कि कौन से प्योर होंगे। आइस है, मिल्क है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी है, ब्रिक है, वुड, एयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्योर और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट प्योर। ठीक है, तो आपने बताना कौन से प्योर होंगे कौन से नहीं होंगे। तो देखो आइस है, आइस में क्या है, अकेले वाटर से ही बनी होती है ना, आइस में हम कुछ और तो ऐड नहीं करते, वो अकेले पानी से बनी होती है। तो H2O है, वो एक कंपाउंड है और कंपाउंड को हम क्या मानेंगे, प्योर मानेंगे, क्योंकि वो सेम टाइप से बना या एलिमेंट से। लेकिन प्योर का मतलब क्या है कि उनमें जो एलिमेंट है ना वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, मींस फिक्स रेशियो में है। तो आइस है यहाँ पे हमें हमारी किससे मिलके बनी होती है, पानी से ही मिलके बनी होती है, तो इसलिए हम इसको प्योर मानते हैं। अब मिल्क है, मिल्क में क्या होते हैं, अलग अलग फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो अलग अलग, और ये भी नहीं पता होता कि हम हमें किसकी अमाउंट कितनी है, तो इसीलिए हम इसको प्योर है वो नहीं मानते। तो हमारे पास जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, प्योर है वो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, आयरन है, तो Fe है ना वो तो बस आयरन से ही मिलके बना है ना, तो आयरन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट आपके सारे प्योर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इसमें भी तो देखो 1 रेशियो, और क्लोरीन को, हाइड्रोजन क्लोरीन को 1:1 में बनाते हैं ना तब हमारे पास HCl बनता है, तो ये भी फिक्स रेशियो में है, ये भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से ही मिलके बना है। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CaO हो जाएगा, ये भी फिक्स्ड रेशियो है कि एक कैल्शियम का लेंगे एक ऑक्सीजन का लेंगे तब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, तो 1:1 में फिक्स है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, प्योर होता है। उसके बाद मरकरी एक एलिमेंट है, Hg से आप इसको दिखाते हैं तो ये भी प्योर हो जाएगा। उसके बाद देखो ब्रिक क्या है, ईंट है, तो ईंट है उसको हम नहीं बता सकते ना, ईंट किससे मिलके बनी है, कैसे मिलके बनी है, कई जगह ज्यादा लाल है कई जगह कम लाल है, तो स्पेसिफिकली हम उसको प्योर है वो नहीं मान सकते ना, तो ब्रिक क्या हो जाएगी, नॉट प्योर। ऐसे ही सेम एग्जांपल किसका हो जाएगा, वुड का भी हो जाएगा कि वो प्योर नहीं है। उसके बाद है क्या है हमारे पास, एयर,
तो एयर है, तो उसमें भी स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते ना एयर में कि इतनी फिक्स है कि हमने एक जगह की एयर ली है वहां पे ये वाली क्वांटिटी फिक्स है। वैसे तो हम बोलते हैं कि सारी गैसेस के अमाउंट फिक्स होती है, जैसे नाइट्रोजन 78 है जैसे, वो तो हम बोलते हैं। तो लेकिन यही चीज हम ये नहीं बोल सकते ना कि यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग एक जगह की एयर चूज करेंगे और वहां पे सारी गैसेज फिक्स अमाउंट में होंगी, तो नहीं बता पाते ऐसा। तो ये एयर है, आपको उसको भी प्योर में नहीं काउंट करना है। तो ये वाले थे प्योर के एग्जाम्पल और ये वाले थे नॉट प्योर के एग्जाम्पल। उसके बाद देखो क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन बताने हैं। सॉल्यूशन क्या है कि जब हमारे पास जो सोल्यूट और सोलवेंट है ना वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो देखो सॉइल है, मिट्टी को अगर हम मिलाते हैं ना, तो मिट्टी को पानी में मिलाते हैं तो क्या वो कम्प्लीटली डिजोल्व होती है? नहीं होती। तो जो सोइल है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, वो नहीं होएगा। उसके बाद है सी वाटर। तो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें तो नमक कम्प्लीटली डिजोल्व हुआ होता है ना, वहां तो नमक डिजोल्व हो जाता है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व है, वो हो जाएंगे। उसके बाद एक एयर है, तो एयर भी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या होगा कि जो भी हमारे पास पार्टिकल है ना उनको हम देख के ये नहीं बता पाए स्पेसिफिकली यहाँ पे सोल्यूट सोलवेंट क्या है। तो अब हवा है, तो हवा को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नहीं बता सकते। तो ये भी कैसे काउंट होती है, सोल्यूशन के जैसे काउंट होती है। अब कोल है, कोल अगर हम देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है, वो कम्प्लीटली वो नहीं होता, मीन्स सॉल्यूशन के जैसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह पे आपको सेम नहीं मिलेगी। कोल आप देखोगे ना तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन है वो हर जगह पे सेम नहीं मिलेगी, तो कोल को भी हम सॉल्यूशन के जैसे काउंट नहीं करेंगे। सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर है उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि अगर सोडा वाटर की बोतल है तो यहाँ पे आप यहाँ से लो पानी, सोडा वाटर यहाँ से लो यहाँ से लो, तो कंसंट्रेशन है ना उसकी सेम रहेगी, सेम हर जगह पे। तो इसलिए सोडा वाटर क्या है, एक सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 9, विच ऑफ फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, हमारे पास कोलोइड होना चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट है वो तभी शो होता है। तो जो साल्ट सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है साल्ट पानी में, तो ये नहीं दिखाएगा। उसके बाद मिल्क है, मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे भी ये कॉपर सल्फेट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो ये भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। स्टार्च सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट है दिखाएगा। ए और डी है वो हो जाएंगे। उसके बाद है देखो क्लासिफाई द एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट को हम ई से दिखाते हैं, कंपाउंड को सी से, मिक्सचर से एम से। तो सारे बता दो एक बार आपको क्या लगता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, देखो सोडियम है, सोडियम क्या है, पीरियडिक एलिमेंट, पीरियडिक टेबल है ना हमारी, तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या एलिमेंट हम हमने पता है हमारी पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं ना, तो उस जैसे हमने काउंट करना। कंपाउंड क्या होगा, जहाँ पे हमारे एलिमेंट होंगे ना वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे, जैसे H2O हो गया कि पानी तभी बनेगा जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है वो मिलेगी। मिक्सचर में क्या है, उनकी अमाउंट है वो फिक्स नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे सम पे। सोडियम देखो, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल में होता है। अब सोइल है, सोइल जो होती है वहां पे उसकी जो होमोजीनियस नहीं होती, वहां पे अलग अलग वो मिलता है, मीन्स क्या उनकी कंसेंट वो जो रेशियो होता है ना वो हमें कांस्टेंट नहीं मिलता, कई जगह कुछ मिलेगी, किसी जगह कुछ मिलेगी। अगर हम कहीं से भी एक मुट्ठी भी मिट्टी उठाते हैं तो सारी जो सेम नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास मिक्सचर हो जाएगी ना, एलिमेंट है ना भी ये कंपाउंड है। शुगर सॉल्यूशन है, तो जो हमारे पास ये शुगर सॉल्यूशन है ना, तो इसको भी हम, वैसे तो ये सॉल्यूशन है लेकिन अब यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड और एलिमेंट बताने, तो ये भी कैसे काउंट होगा, मिक्सचर के जैसे ही काउंट होगा। उसके बाद सिल्वर क्या है, एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या बनाया हुआ, कंपाउंड, और रेशियो इनकी फिक्स है कि कैल्शियम 1 होएगा, कार्बन 1 होएगी, ऑक्सीजन 3 होएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ये कंपाउंड। टिन है, क्या होएगा, एक एलिमेंट है। सिलिकॉन है, क्या होएगा, एक एलिमेंट है। कोल है, कोल क्या होगा, कोल भी हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा, क्योंकि यहाँ से जो रेशियो है वो भी फिक्स नहीं होता। एयर है, एयर आपके पास क्या होगी, वो भी क्या होगी, मिक्सचर होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या फिक्स नहीं बता सकते ना हम। सोप है, वहाँ वो भी मिक्सचर होती है, क्योंकि सोप में हम स्पेसिफिकली, वैसे तो क्या होता है ये सोडियम के साल्ट होते हैं हमें पता है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिकली कंपाउंड नहीं मान सकते, क्योंकि इसके रेशियोज का हमें नहीं पता कि कौन सी जो एलिमेंट है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। अब मीथेन है, यहाँ पे CH4 होता है, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कि एक कार्बन होगी 2 ऑक्सीजन होगी, तो ये भी कंपाउंड। अब बल्ड है, तो बल्ड के क्या होगा, ये भी एक मिक्सचर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे, तो बस यही बताना था।
उसके बाद देखो विच ऑफ फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, तो इनमें से आपने बताना केमिकल चेंजेस कौन से हैं। तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, तो ग्रोथ होती है जब प्लांट की, वो क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है ना, इरिवर्सिबल होता है वो, कि वापस से हम प्लांट को छोटा नहीं बना सकते ना। रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक ही चीज याद रखनी, वहां से केमिकल चेंज क्या होता है, वहां पे हमें नया सब्सटेंस मिलता है, फिजिकल सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखो मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, अगर हमने मिट्टी में आयरन की फिलिंग मलाई है तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस तो हमें नहीं मिला, तो ये तो फिजिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, तो खाना बनाते हैं ना, तो हम ढेर सारी सब्जियां डाल के अलग ही बनाते हैं, तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता, तभी तो क्या होता वहाँ पे हमें खाना मिलता है। उसके बाद जो डाइजेशन होता है फूड का, वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। कार्बोहाइड्रेट फैट एनर्जी वहां से हमें मिलती है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, तो वाटर है वहां से मैंने उसको फ्रीज किया है, तो है तो वो वाटर ही ना, तो वाटर से मैं इसको वापस से इसमें भी चेंज कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो कैंडल की बर्निंग आए ना, यहाँ पे पजलिंग हमें हो जाती है, बर्निंग ऑफ कैंडल आए तो केमिकल चेंज होएगा, क्योंकि वहां से हमें स्मोक मिलता है, ऐश मिलती है थोड़ी बहुत, जैसे धुआं नहीं मिलता, थोड़ा सा दिखती है आपको फ्लेम, और यही चीज आ जाती है अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी पजलिंग हो जाती है। और यहाँ पे बर्निंग दी गई है, तो ये केमिकल चेंज होएगा। उसके बाद जो आपकी 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी थर्ड यूनिट है कौन सी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो होपफुली आपके लिए ये यूनिट है ना हेल्पफुल हो रही होंगी ये वीडियो, तो कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है फिर उससे। उसके बाद देखते हैं क्या रहता, देखते हैं कितनी बड़ी यूनिट है ये, कितने क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे मैंने 6 ही लगाई है क्या, क्वेश्चन तो इसमें और भी है भाई, तो पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे स्लाइड करके लगानी पड़ती है। एक मिनट, ये तो सेम ही पेज है ना, जी तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें और भी थे, वापस से देखते हैं। ये फिर नेक्स्ट आ गया, पता नहीं मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया था, लेकिन मोल्स वाले क्वेश्चन तो इसमें और भी थे, तो कोई नहीं, उनको मैं नेक्स्ट यूनिट के साथ ले आऊंगी, हमें ही करने हैं ना, तब भी करने हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही क्वेश्चन है ना, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट यूनिट में ले आऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पता नहीं उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। 1 की 7 तक ही है यहाँ पे, तो पहले 6 तक ही है बल्कि, तो इन 6 तक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो इसके आगे क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगी फिर मैं, कोई नहीं, प्रैक्टिस ही करनी है हमें तो देख लेते हैं पहले इसके 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक सैंपल है ऑक्सीजन और बोरोन का कंपाउंड का मिला हुआ है, ठीक है, उसका सैंपल कितना है, वो 0.25 ग्राम है, ठीक है। वहां पे क्या है, बोरोन की अमाउंट कितनी है, 0.096 है, और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, 0.144 ग्राम है। तो आपको क्या बताना, परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है, तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन हमें बतानी हो ना, तो हमें क्या करना है, जिस भी जैसे हमें बोरोन की बतानी है, तो ऊपर क्या हम लिखेंगे, बोरोन का मास, नीचे हम लिखेंगे टोटल मास और मल्टीप्लाई में 100, तो ऐसे हम बताते हैं परसेंटेज कंपोजिशन जिस भी एलिमेंट की आपको बतानी होती है। तो यहाँ से देखो, अब बोरोन का मास है हमारे पास कितना है, 0.096, और टोटल मास यहाँ पे कितना गिवन है, टोटल मास है 0.24, तो 0.24 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 3 जीरो इसकी आएंगे, 2 जीरो इसकी आएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 जीरो बचेगी, तो ये यहाँ से, और ये 24 फोर जा, तो ये हो जाएगा आपका 40%। तो बोरोन की कितनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आई,
40%। अब सेम हम ऑक्सीजन की निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगी? ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में टोटल मास और मल्टीप्लाई में 100। तो ऑक्सीजन का मास कितना है 0.144 और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 0.24 मल्टीप्लाई में 100। तो वही सेम चीज हो जाएगी इसकी, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 जीरो नीचे आएंगे और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 2 जीरो नीचे और ये आएगा 100। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 जा तो ये हो जाएगा 60%। तो हमारी जो ऑक्सीजन की कंपोजिशन आई वो कितनी आई 60% आई। तो ऐसे आपने इसको करना था बस। उसके बाद देखो क्वेश्चन 2, when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि 3 ग्राम हमने कार्बन का लिया है, कार्बन का लिया है और 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन का लिया है, तो वहां से हमें क्या मिला है 11 ग्राम क्या मिली है CO2 मिली है। तो आपको बताना है कि व्हेन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म व्हेन 3, कितने CO2 बनेंगी वहां पे, जब हमने कार्बन तो ली है कितनी 3 ग्राम ही लिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया 50 ग्राम ले ली ऑक्सीजन। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, देखो C+O2 है, यहाँ पे हमें CO2 मिले, तो सबसे पहला काम होता है आपका ऑक्सीजन का बैलेंस। तो यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना मास होता है, इसका 12 ग्राम होता है, इसका 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन 32 और इसका हो जाएगा 12 कार्बन का और 32 इसका, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो इसका रेशियो बना के दिया है, जैसे मैं इसको डिवाइड करूँ पूरे को 4 से, तो ये 3 और ये 8 और ये हो जाएगा 11। तो ये वाली चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है कि अगर 3 ग्राम कार्बन का लेते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन का लेते हैं तो 11 ग्राम CO2 मिलती है। लेकिन क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ लिया कि कार्बन तो हमारे पास 3 ग्राम है और इसका जो मास है वो हमारे पास कितना है 50 ग्राम है, तो हमें कितनी CO2 मिलेगी। अब यहाँ से देखो, अब 3 ग्राम है ना, अब 8 ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन होने के लिए 3 ग्राम कार्बन चाहिए थी, लेकिन अब क्या है यहाँ पे इसकी अमाउंट हमने बढ़ा दी, लेकिन कार्बन तो सेम ही है। अब सेम कार्बन है तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी वो सेम रहेगी, क्योंकि इसकी नीड थी कि 8 ग्राम के साथ 3 ग्राम रिएक्ट करेगी, या उल्टा बोल लें तो हम कि 3 ग्राम कार्बन है ना वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, बाकी जो है ना बाकी हमें नहीं पता, लेकिन 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जो 11 ग्राम है वो कार्बन डाइऑक्साइड देगी, ठीक है। लेकिन अब हमने कार्बन 3 ग्राम ही ली है, तो इसको चाहे कितना ही कर लो ना, रिएक्शन तो तब तक ही हो पाएगी जब तक कार्बन होगी। अब कार्बन 3 ही ग्राम ली है तो आगे चाहिए कितना भी हो फिर रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कार्बन है वो तो 3 ही ग्राम है, क्योंकि इसकी अमाउंट हमने बढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पे जो CO2 हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 11 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन पूरी होने से पहले ही क्या हो जाए वो खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आएगा कि यहाँ पे क्या है, कार्बन हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, कि ये पहले ही खत्म हो जा रहा है। अब 3 ग्राम से पहले ही 11 ग्राम मिल रहा था ना, तो अब भी 3 ग्राम से 11 ग्राम ही मिलेगा। बचेगा क्या यहाँ पे, रिमेन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा कि 50 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हमने ली है ना, तो वहां से 8 ग्राम ही यूज होगी, बाकी जो 42 ग्राम है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी रिएक्शन में। तो बस यही चीज यहाँ पे बतानी थी कि 42 ग्राम है वो बच जाएगी, बाकी यूज कितनी होगी उतनी ही होगी। तो बस यही था कि कितनी अमाउंट मिलेगी हमें वहां पे इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, 11 ग्राम में मिलेगी, क्योंकि कार्बन तो फिर 3 ही ग्राम है ना रिएक्ट करने के लिए, और अकेले ऑक्सीजन से हम कार्बन डाइऑक्साइड है वो बना नहीं सकते। तो ये वाली चीज थी बस यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या है, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयन। तो एटॉमिक पॉली मीन्स ज्यादा और एटॉमिक मीन्स एटम, तो जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जैसे हमारे पास OH नेगेटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया, तो ये हो गई पॉली एटॉमिक आयन जिसमें एक से ज्यादा क्या हो एटम हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमें क्या लिखना है, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग। इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, तो मैं लिखना सिखाती हूँ आपको कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम और उसके बाद क्लोरीन। तो सबसे पहले लिखो मैग्नीशियम और क्लोरीन हमने लिख दिया। उसके बाद आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो कैसे लिखते हैं हम 282। तो हमारी जो वैलेंस शेल होगी हमें उसमें अगर 8 की पॉसिबिलिटी हम लेके आ सकते हैं तो 8 तक लेके जाएंगे, अदरवाइज क्या है फर्स्ट शेल है तो आपको 2 में कंप्लीट मानिए, अगर सेकंड वैलेंस शेल है तो आपको क्या मानिए 8 में कंप्लीट मानिए। जैसे कि LMN अगर हम माने तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, मीन्स इस 2 को अगर यहाँ से हम हटा दें तो 8 हो जाएगा, हमारी शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 2। ऐसे ही क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो क्या हो जाएगा 287। अब यहाँ से हम 7 को हटाएंगे, उससे अच्छा है कि हम एक ले लें,
तो इसकी जो वैलेंसी क्या होगी 1, वैसे तो -1 होगी क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, इसकी +2 होगी क्योंकि इसने दिया है, लेकिन वहां तक हम नहीं जाएंगे, बस आप यहाँ पे लिख रहे हैं इनकी वैलेंसी कितनी होगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसको अब 7 हटाएंगे या एक लेके आएंगे तो एक लेना आसान है ना, तो ये एक ले लेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। उसके बाद आपने इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा MgCl2। तो क्या हो जाएगा MgCl2। अब देखो कई बच्चे बोलते हैं कि इतना आसान मैम आता नहीं है, लेकिन क्या बिना आसान किए आप हार्ड कर सकते हो, तो ये भी चीज देखनी है ना। कैल्शियम और ऑक्साइड, तो कैल्शियम ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, तो क्या होगा 2 8 8 और 2, तो ये 2 को हटा देगा तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, तो 2 और 6, तो यहाँ पे 6 देने से रहा, ये क्या करेगा 2 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। वैलेंस शेल को सही स्टेबल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वही उसकी वैलेंसी होती है, तो -2 हो जाएगा। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया Ca2 और O2। अब यहाँ पे हमें ये वाले जो रेशियो है ना, अगर डिवाइड होते हो तो डिवाइड कर देना, 2 से हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला रहेगा CaO। तो बस ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद नेक्स्ट ये चीजें बना के देखनी है आपने। उसके बाद है कॉपर, कॉपर को हम दिखाते हैं Cu से, और नाइट्रेट, नाइट्रेट को हम दिखाते हैं किससे NO3 से। अब जो कॉपर होता है ना, इसकी वैलेंसी होती है 2 + के 2, ये वाला आता है 21 से 30 वाले एलिमेंट में, तो इनकी आपको याद होनी चाहिए। देखो +2 की फॉर्म में होता है, तो बस ये तो सिंपली +2 या +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन जो कॉपर होता है उसकी जो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम +2 की फॉर्म में लिख के चलते हैं। 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद देखो NO3 की वैलेंसी, ये कुछ वैलेंसी आपको याद करनी होती है, तो NO3 की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, तो जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Cu NO3 की ट्वाइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, उसके बाद लिखेंगे क्लोरीन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, तो क्या हो जाएगा 2 8 3, तो इसकी वैलेंसी +3, क्योंकि ये दे देगा 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन की हम बता चुके 1 होती है माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे करके करेंगे तो AlCl3, तो AlCl3 हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने लिया कैल्शियम और यहाँ पे हमने लिया कार्बोनेट, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, और इसकी वैलेंसी थी हमने पहले वाले एग्जांपल में देख ली, तो ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा Ca2 CO3, इसकी भी 2, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा CaCO3 बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। गिव नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपको एलिमेंट के नेम बताने हैं, तो तभी बता पाओगे ना जब इनके फॉर्मूले पता होते हैं। तो क्विक लाइम क्या होता है हमारे पास, क्विक लाइम होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा CaO। तो एलिमेंट कौन से हुए कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा H और Br, एलिमेंट कौन से हुए हाइड्रोजन ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर क्या होगा NaHCO3, तो सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। उसके बाद क्या है पोटासियम सल्फेट, तो K2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा पोटासियम सल्फर और ऑक्सीजन, ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस, तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स गिवन है इनका हमें मोलर मास है वो बताना है। तो देखो मोलर मास आपने कैसे बताओगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट का बताओगे, जैसे है C2H2, तो यहाँ से देखो कार्बन का कितनी है 2 है, और एक कार्बन का मास कितना है 12 है, ऐसे हाइड्रोजन कितनी 2 है और एक का मास है 1, तो 24 और 2 26 हो जाएगा इसका मास। उसके बाद है सल्फर एसिड, तो एक सल्फर का मास कितना होता है 32, और 8 है तो 8 × 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 ग्राम, 256 ग्राम। P4 है, तो एक फॉस्फोरस का मास होता है 31 दिया भी हुआ है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 124 ग्राम। HCl का है, HCl H का होता है 1 और इसका होगा 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5। ये वाली चीजें तो देखो आ ही गई होंगी अब तक आपको, तो क्या हो जाएगा 36.5
5। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर तो 14 मास है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 3 है तो 48, तो ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 4 12 और 1 3 और 50 4 और 1 5 और 6 तो 63 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसके क्वेश्चन तो और भी हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स वाले हैं, तो लेकिन पता नहीं वो स्लाइड मैंने ली नहीं और स्क्रीनशॉट भी नहीं है मेरे पास। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि वो वाले फिर मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐड करूंगी। अब करने तो सारे हम ही हैं, देखो इस वाली में करें या नेक्स्ट वाली में, तो नेक्स्ट वाली में वो वाली क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो हेल्पफुल होती है या नहीं होती, उससे एक छोटा सा मोटिवेशन मिल जाता है। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।